क्लास रहती है, फोर्थ चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये लास्ट क्लास है। इसमें हमें छोटी मोटी चीजें पढ़नी है। एक तो कोलिजन थ्योरी पढ़नी है हमें, और एक अरेनियस इक्वेशन पढ़नी है, और अरेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल करने हैं। तो टोटल 3 चीजें करनी है हमें करना है कोलिजन थ्योरी को हमें पूरा समझना है, क्या कहती है कोलिजन थ्योरी। छोटी सी थ्योरी है, अभी तो हमें 12th में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन पे हमने न्यूमेरिकल करने। तो पहले हम कोलिजन थ्योरी ही समझते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? तो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कहती है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, आपस में टकराना पड़ेगा। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अगर प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के लिए, कराने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? कोलाइड करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया है। ठीक है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना। मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट हो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स लिखा है यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकता है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट ए है, और रिएक्टेंट क्या है बेटा? रिएक्टेंट बी है। तो होता क्या है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, और वो रैंडम, रैपिड, जिगजैग, कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। वो हाई स्पीड से रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जब वो सॉल्यूशन के मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग डायरेक्शन होती है और अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, तो वो आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं। और जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर आपको क्या लगेगा कि क्या सारे के सारे, मान लो 1 सेकंड में जितने कोलिजन होते हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर भी ले सकते हो, तो मान लो हमने क्या काम किया, यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा समझते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जरूरी है। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर की यूनिट वॉल्यूम के अंदर यूनिट टाइम में यानी पर सेकंड में जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे वो क्या है? वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। मान लो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो 2 लीटर का है, और उसमें 2 लीटर में हर 1 सेकंड में 1 लाख कोलिजन हो रहे हैं। तो 1 लाख कोलिजन पर सेकंड जो है, यानी 1 लाख कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। 1 लाख टक्करें हो रही हैं, कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड। कितने लीटर सॉल्यूशन में? 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये नहीं कहना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 लाख है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 50,000 आएगी। देखो कैसे, 1 लाख कोलिजन पर सेकंड है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर की सॉल्यूशन यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा? 2 लीटर सॉल्यूशन में 1 लाख कोलिजन 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 50,000 कोलिजन 1 सेकंड में हो रहे होंगे। तो 50,000 कोलिजन पर सेकंड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 50,000 पर सेकंड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। एक और चीज समझते हैं, इसमें होता क्या, अगर आप कोलिजन थ्योरी को देखोगे तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है, यानी टेम्परेचर की वजह से उनके पास एनर्जी होती है, और थर्मल एनर्जी की वजह से वो मोशन करते रहते हैं हेयर एंड देयर। ठीक है,
और रेंडमली वो मूव करते रहते हैं विद ए सर्टेन वेलोसिटी, पर सभी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो सिमिलर नहीं होती, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ होगी। मान लो 1 लाख मॉलिक्यूल्स है तो 10,000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है और सेम है, ठीक है। 20,000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उससे ज्यादा है पर आपस में सेम है। 40,000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उससे भी ज्यादा है और आपस में सेम है। फिर 5,000 वेलोसिटी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत ही कम है पर सेम है। ऐसे करके पूरा है तो 40,000 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी है और सेम भी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी और इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम इसमें अगर हम देखें तो होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अपनी वेलोसिटी है, स्पीड है और वो रैंडमली रैपिडली मूव कर रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ऐसे भागा, ठीक है, मान लो यहां पे कोलाइड कर गया, यहां पे कोलाइड कर गया, फिर ऐसे भागा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां पे कोलाइड कर गया, फिर यहां भागा, फिर ऐसे यहां कोलाइड कर गया, तो कोलिजन होता रहेगा। तो रैंडम रैपिड, मान लो इधर जो भागा वो v1 वेलोसिटी से इधर गया तो v2 वेलोसिटी से इधर गया तो v3 वेलोसिटी से, तो रैंडम रैपिड जिगजैग मोशन में मूव करता रहेगा। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से, v1 से, कोई मॉलिक्यूल इधर आ रहा है किस वेलोसिटी से, v2 मॉलिक्यूल से, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से, v3 मॉलिक्यूल से, कोई मॉलिक्यूल इधर आ रहा है किस वेलोसिटी से, v4 मॉलिक्यूल से और वेलोसिटी से, सॉरी। मान लो इसमें भी अगर हम देखें तो 2 टाइप के हैं, तो डॉट से मैं ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऐसे जो है सर्कल से मैं बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये डॉट वाले हैं, ये डॉट है और ये डॉट है, ठीक है, तो इस तरीके से है, तो ये डॉट है और इनको सर्कल से दिखा दिया, 2 को सर्कल से दिखा दिया। तो देखो ये डॉट वाला ए, ये डॉट वाला ए और ये सर्कल वाला बी, सर्कल वाला क्या हो गया, बी हो गया। अब ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो वो ए बी बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ए बी बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे ए बी का, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ए बी बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ए बी बन रहा है, ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करना पड़ेगा, सही दिशा में कोलिजन करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन, सही दिशा मतलब सही डायरेक्शन में कोलिजन करना पड़ेगा और सही एनर्जी से कोलिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, कोलिजन थ्योरी तो सिर्फ इतना ही कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते भी रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली स्पीडली इधर उधर मूव करते रहते हैं और वो आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं। मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर 1 लाख मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 50,000 ए के हैं और 50,000 बी टाइप के हैं, यानी रिएक्टेंट ए के 50,000 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट बी के 50,000 मॉलिक्यूल है, और ये सभी 1 लाख मॉलिक्यूल इधर उधर क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। तो ए के मॉलिक्यूल ए को भी कोलाइड करेंगे, बी के मॉलिक्यूल बी को भी कोलाइड करेंगे, पर वहां पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन ए के मॉलिक्यूल जब बी को कोलाइड करेंगे और प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ए भी बन जाएगा। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो वो हमारा जो कोलिजन है वो क्या है, आपका इफेक्टिव कोलिजन है। बाकी जो कोलिजन होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाता। यानी अगर 1 लाख कोलिजन पर सेकंड पर लीटर में हो रहे हैं तो 1 लाख मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के नहीं बन रहे पर सेकंड पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, कम बन रहे होंगे। मान लो सिर्फ इसमें से 40% ही कोलिजन इफेक्टिव है, 40% कोलिजन ऐसे हैं जिनकी कोलाइड करने की एनर्जी प्रॉपर है और जिनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है,
तो वो तो प्रोडक्ट में बदलेंगे, पर जिनकी कोलाइड करने की एनर्जी प्रॉपर नहीं है और जिनकी जो डायरेक्शन भी क्या है कोलाइड करने की प्रॉपर नहीं है वो नहीं बदलेंगे, या जिनकी कोलाइड करने की एनर्जी प्रॉपर नहीं है डायरेक्शन प्रॉपर है वो भी नहीं बदलेंगे, या जिनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है कोलाइड करने की एनर्जी प्रॉपर है वो भी नहीं बदलेंगे। यानी मतलब क्या है कि एनर्जी प्रॉपर नहीं है, डायरेक्शन प्रॉपर है तो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होंगे, डायरेक्शन प्रॉपर है एनर्जी प्रॉपर नहीं है तो भी कोलाइड करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, और एनर्जी और डायरेक्शन दोनों ही प्रॉपर नहीं है तो भी प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही कंडीशन में बदलेंगे कि जब एनर्जी और डायरेक्शन ओरिएंटेशन दोनों क्या हो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर हो, तभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं। एक और चीज हम इसमें समझते हैं, हम यहां पे एक और चीज समझ लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो Z होता है Z भी लिख सकते हो, ZAB भी लिख सकते हो। Z या ZAB क्या होता है? Z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ZAB इसलिए लिख दिया क्योंकि दो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के नाम के लिए ZAB लिख दिया, वैसे Z भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ZAB भी लिख सकते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, AB रिएक्टेंट है, या सिर्फ Z भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कोलिजन थ्योरी एक चीज बताती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम रेट ऑफ रिएक्शन कम। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या होगा? एक और चीज लगती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी E माइनस EA अपॉन में RT। ये अब आप कहोगे ये क्या है? तो E हमारा एक्सपोनेंट है, E हमारा एक्सपोनेंट है, आपको पता ही होता है। ठीक है, माइनस इसकी पावर है, ये सारी पावर में जाना है, ये इसके पावर में लिख रहा हूं बेटा, अगर आप समझ ना पाओ तो कितना है? माइनस EA अपॉन में RT। अब देखो यहां T क्या है? T टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है। R क्या है बेटा? R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और EA जो है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी होती है ER, मान लो 40 जूल है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है मान लो कितनी है? 100 जूल पर मोल है, पर मोल नहीं लिख रहा, जूल ही लिख रहा। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास ऐसा तो नहीं है कि खुद की कोई एनर्जी नहीं है, रेस्ट पे पड़े, ऐसा नहीं है। उनके पास अपनी कोई फाइनाइट एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि सभी मॉलिक्यूल की सेम नहीं होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की और ज्यादा होगी, अलग अलग की अलग अलग होगी। कुछ ग्रुप की सिमिलर होगी, ज्यादा होगी, कुछ ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की कम होगी, ठीक है, सिमिलर होगी। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अपनी जो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास जो अपनी एनर्जी होती है वो ER हो गई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो 40 जूल पर मोल है। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वो मिनिमम एनर्जी होती है, ये वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी अब कोलिजन थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ये वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करें? कोलाइड करें, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो
क्या जितनी एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास है उतनी एनर्जी से वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है सराउंडिंग से, बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। तो जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड होती है सराउंडिंग से ताकि वो जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, वो मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं और वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो 100 जूल थी और रिएक्टेंट की एनर्जी 40 जूल है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 60 जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब ये 60 जूल पर मोल ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को बाहर से लेनी पड़ेगी ताकि वो जस्ट प्रोडक्ट में क्या हो पाए? कन्वर्ट हो पाए। तो एक्सपोनेंट की पावर माइनस EA/RT ये है। तो आपको इसमें समझ आ गया, चार चीजें थी, E था, EA था, R था और T था। R तो आपको पता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी गैस कांस्टेंट। T होता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन या रिएक्शन मिक्सचर, एक ही बात है। E एक्सपोनेंट होता है, EA क्या है हमारा? E हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब देखो फिर इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये तो पावर में थी तो आपको समझाने के लिए ऐसे बताया था। इस पूरे को हम बोलते क्या है? ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यानी ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से या तो ज्यादा है या बराबर है। ठीक है, उनको अलग कर दिया, यानी ऐसे भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, और जिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे भले कोलिजन हो जाए। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तब भी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने के बाद भी सही डायरेक्शन से ही क्यों ना कोलाइड करे, प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही क्यों ना कोलाइड करे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। ये मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी कोलाइड करेंगे तो भी ये प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, यानी ये इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। पर ये मान लो ये Y है, तो Y यानी X और Y मैंने दो ले लिए, X और Y मैंने दो ले लिए। X वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है? कम है। X वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। ये मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन से अगर कोलाइड भी करेंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, यानी ये कोलिजन इनइफेक्टिव कोलिजन होगा क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करके सिर्फ बाउंस बैक कर जाएंगे, उछल के वापस आ जाएंगे। ठीक है, और ये कोलिजन एक तरीके का इलास्टिक कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन होगा और इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। किसके? मॉलिक्यूल्स के। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, यानी कोलिजन थ्योरी के हिसाब से ऐसा है। Y की अगर हम बात करें तो Y वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से या तो बराबर है या तो ज्यादा है। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, Y वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से या तो इक्वल है या तो क्या है? ज्यादा है।
ये मॉलिक्यूल्स अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कोलिजन आपका कहलाएगा इफेक्टिव कोलिजन। तो y किसके बराबर होता है? तो y जो ढूंढा गया कोलिजन थ्योरी के हिसाब से या अरेनियस के हिसाब से, तो वो कितना था? E माइनस ई अपॉन में RT। E माइनस ई अपॉन में RT, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या बराबर है, और वो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और कोलिजन आपका इफेक्टिव होगा। पर ध्यान देना कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा होगी और वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, अगर वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड नहीं करते हैं तो वो भी इनइफेक्टिव कोलिजन में ही आएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना जरूरी है, सिर्फ एनर्जी प्रॉपर होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है। तो देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। जेड मैंने पहले ही बताया, जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा बेटा? तो यही y था, ये y ही तो था, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोलिजन फ्रीक्वेंसी z और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e की पावर माइनस e अपॉन में क्या है? RT। ये क्या है बेटा? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा है। अब एक और चीज बेटा, एक और चीज होती है, यहां पे एक और चीज बताई गई थी, P होता है स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हो आप इसको। एक बात बताओ, जिन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या बराबर है, और वो भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के सही डायरेक्शन से, सही ओरिएंटेशन से नहीं कोलाइड करेंगे, तो भी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन, एनर्जी प्रॉपर होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। यानी दो क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, प्रॉपर एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे? तभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है, तो हम जब इसको इक्वालिटी में बदलते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाते हैं, P लगाते हैं, जिसे हम स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये बताता है कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, जिनकी क्या है? जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो ध्यान देना बेटा, PZ, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो सीधा भी समझ सकते हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। भाई नंबर ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y की, और y क्या था बेटा? y था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी प्रॉपर थी, यानी जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा थी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर मैं इसको इक्वालिटी में बदलूं तो बराबर है P, और P ये वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर है कि P वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ लो जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो जिनकी एनर्जी प्रॉपर है वो y, जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन प्रॉपर है।
तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी प्रॉपर है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी प्रॉपर है वो वाई, और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी प्रॉपर होने के साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है कोलिजन की, तो वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया। और y जो होता है वो कितना आया था, हमने देखा था y था e की पावर e अपॉन में क्या था RT। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा है, यानी जिनकी एनर्जी प्रॉपर है, ठीक है, जो प्रॉपर एनर्जी से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम P नहीं लगाते तो ये सारे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते, इनमें से भी वो मॉलिक्यूल्स जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी वही इफेक्टिव कोलिजन में होंगे कन्वर्ट। तो P प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी स्टेरिक फैक्टर है। तो देखो इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी भी लिख सकते हो आप, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, सो एज टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, ताकि क्या हो, पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। The collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy and proper orientation so as to facilitate breaking of bonds to form products। कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करना है, पुराने बॉन्ड, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और नए बॉन्ड बन जाए, ताकि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पुराने बॉन्ड टूट जाए और फिर नए बॉन्ड बन जाए, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए जो टक्कर होनी चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, वो सही दिशा में और सही एनर्जी से होना चाहिए, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन से और प्रॉपर एनर्जी से होना चाहिए। एनर्जी इसलिए प्रॉपर चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी पुराने बॉन्ड नहीं टूटते, जैसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहता हूं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, या काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, या दोनों ही प्रॉपर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे कोलिजन आपके इनइफेक्टिव होंगे। वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रॉपर है और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, वही कोलाइड करके किस में कन्वर्ट होंगे, वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। अगला आता है बेटा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। देखो जो रिएक्टेंट स्पीशीज होती है वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, भाई रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मे बी आयंस भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एटम भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, आयंस भी है। मान लो कोई आयनिक रिएक्शन है तो उसमें आयंस है, वैसे कोई वैसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसमें मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, ठीक है। किसी में एटम्स भी हो सकते हैं या एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों भी हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स या कितने आयंस एक साथ कोलाइड करें ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए किसी एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अभी मैं मॉलिक्यूल्स के टर्म में समझा देता हूं, तीनों ही होते हैं बेटा, ये आयंस भी हो सकते हैं। अगर आयनिक रिएक्शन है आयंस कोलाइड कर रहे हैं, एटॉमिक रिएक्शन में एटम्स कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, या एटम या मॉलिक्यूल्स दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर simultaneously so as to result in a chemical reaction is called molecularity of the reaction। तो ये molecularity of the reaction होती है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स अलग अलग रिएक्टेंट के, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही जगह पे सही एनर्जी और सही दिशा में कोलाइड करें ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट बन जाए,
तो वो आपका जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान देना, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी जीरो नहीं हो सकती। क्या जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे भाई? तो नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम से कम एक तो होगा, कम से कम एक तो होगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मान लो हाफ कहें आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, कोई मतलब है? ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, और वो जीरो भी नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इंटीजर में होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगी। या तो एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो तीन मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो चार मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो पांच मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए है और इधर से बी आया, ए इधर से आ रहा है v1 वेलोसिटी से, और बी इधर से आया v2 वेलोसिटी से, और यहां दोनों कोलाइड कर रहे हैं और ए भी बन गया। तो ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, और प्रोडक्ट क्या बन गया? ए भी बन गया। तो प्रोडक्ट हमारा ए भी बन गया। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी की कितनी होगी? तो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए हैं साइमल्टेनियसली? दो। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? दो होगी। ठीक है, अगर मान लो एक सी भी होता, मान लो यहां से एक सी भी आ रहा हो, तो अब कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं। यहां से ए आया, यहां से बी आया, और यहां से क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और ये तीनों यहां पे जाके क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर जा रहे हैं, और ए सी बी एक क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही प्लेस पे कोलाइड कर रहे हैं? 1 2 3। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करने चाहिए एक ही समय में, यानी सेम प्लेस में साइमल्टेनियसली क्या करने चाहिए? कोलाइड करने चाहिए। सिर्फ इतने से ही नहीं बनेगा, इतने से ही प्रोडक्ट बनता है नहीं। इन तीनों मॉलिक्यूल की एनर्जी भी प्रॉपर होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ए और बी पहले कोलाइड कर जाए और सी बाद में आके कोलाइड कर रहा है। पहले ए बी कोलाइड कर जाए और फिर सोचो आपके उसके थोड़ी देर बाद आके सी कोलाइड करता है, ऐसा नहीं है। तीनों साइमल्टेनियसली कोलाइड करने चाहिए किसी एक जगह पे, और प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करने चाहिए। तो एक और ले लिया, अगर हमने डी भी आके यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो ए बी सी डी। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा जो कोलाइड कर रहे हैं? ए बी सी डी, 4 हो गए। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 4। अगर ई भी हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, तब मॉलिक्युलरिटी 5 हो जाएगी। लेकिन आप ये बताओ, 5 मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के एक ही प्लेस पे साइमल्टेनियसली सही डायरेक्शन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर एनर्जी से कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 4 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी अब देखने को नहीं मिलती। 4 भी मॉलिक्युलरिटी रेयर केस में ही होती है, और मॉलिक्युलरिटी 4 से ज्यादा जो है 5 मॉलिक्युलरिटी तो नहीं देखने को मिली है। ठीक है, 4 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी हो नहीं सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ही बहुत लो है, और 4 भी रेयर केस में ही होती है। तो मॉलिक्युलरिटी 4 से ऊपर जल्दी आप नहीं देखोगे। थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। मॉलिक्युलरिटी भी हमें समझ आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में फर्क होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जो कई स्टेप में होते हैं। तो मान लो कोई रिएक्शन है वो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 3 स्टेप में हो रहा है, तो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उस पे ही रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन उस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पूरे ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, तुक नहीं है। ठीक है, हाँ, एक उसके जो अलग अलग स्टेप होंगे रिएक्शन के, जैसे 3 स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो जो उसके सिंपलेस्ट स्टेप होंगे उनमें मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, उनमें मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है
उसमें क्या हुआ, A प्लस बी मिलके क्या बन गया, A प्लस बी मिलके C बन गया। फिर ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया। मैं 2 स्टेप ले लेता हूँ, ठीक है, बड़ा नहीं करना हमें से। और फिर C प्लस D रिएक्ट करके क्या बन गया, E बन गया। क्या बन गया, E बन गया। तो ध्यान देना बेटा, जो ये C है ये तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था जो फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, यानी A B मिलके एक प्रोडक्ट बन गया C, और C सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो A प्लस B प्लस D इक्वल टू E आएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। पर आप एक चीज बताओ, हाँ, इस क्या ए बी डी डायरेक्ट ई में बदल गए, ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, ए और बी रिएक्ट करके किस में बदला है, सी में, और दूसरे स्टेप में क्या है, सी ने डी के साथ रिएक्ट करके किस में बदला है, ई में। तो मान लो ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है, अगर 3-4 भी होते तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी ओवरऑल रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप में। वैसे भी कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है तो वो मान लो पेन बना रही है, तो मान लो कैप जो है वो 1 लाख कैप पर डे बना रही है, और पेन 50,000 पेन पर डे बना रही है। ये ठीक है, मार्कर है, ये कैप अलग बना रही है, पेन अलग बना रही है। तो 1 लाख कैप पर डे बन रही है, और मार्कर जो बन रहे हैं, पेन जो बन रहे हैं वो 50,000 पर डे बन रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, वो 50,000 पर डे मार्कर बनेंगे। तो आप कहोगे 1 लाख क्यों नहीं बन रहे, तो 1 लाख क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि कैप जो है वो फास्ट रेट से बन रहा है और मार्कर जो है वो स्लो रेट से बन रहा है। तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, ना कि फास्टेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो सेम यही है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, फास्टेस्ट स्टेप नहीं होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहो कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बोल सकते हो, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मतलब ही नहीं है, तुक ही नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी हो जाती है वो अगर बतानी भी है तो आप स्लोएस्ट स्टेप की बता दोगे। किसकी बता दोगे, स्लोएस्ट स्टेप की। तो स्लोएस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो 2 रिएक्टेंट्स स्लोएस्ट स्टेप में आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, ठीक है, स्टेप 1 की। किसकी, स्टेप 1 की। स्टेप 2 की भी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। पर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता।